Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you how we can write our thesis. This is the second edition of the thesis writing. This video is a very important for graduate, master and the postgraduate students. आज मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्चुअल डाटा क्या लिखा जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू का डाटा जो है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3 का डाटा चैप्टर नंबर 4 में लिख देते हैं। देखिए, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा सेपरेटली कि किस चैप्टर में कौन सा डाटा आपको जो है वो लिखना होगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि आप उन पॉइंट्स पर जो है वो कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर आप उन पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हो अपने चैप्टर के अंदर, जो हाइडिंग्स हैं वो मैं आपको अभी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आपका जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल परफेक्ट चैप्टर होगा। तो बाद में यही गलतियाँ निकलती हैं जब स्टूडेंट एक लिखकर और पास लेकर आता है तो सर उसे चेक करते हैं तो यही गलतियाँ निकालते हैं कि एक्चुअली आपका जो चैप्टर नंबर 1 का डाटा था वो आपने चैप्टर नंबर 3 में इन्वॉल्व कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 का डाटा चैप्टर नंबर 4 में इन्वॉल्व कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है उसे हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा इन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले डिज़ाइनिंग। देखिए, रिसर्च मेथडोलॉजी, आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी मेथड्स को यूज़ करके। अब उस मेथड को जो यूज़ करोगे और जो आपने अपना टॉपिक के सिलेक्ट किया है उसका आप डिज़ाइनिंग बताओगे कि एक्चुअली इसका डिज़ाइनिंग है क्या, उसकी डिज़ाइनिंग आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, किन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, कौन सा फार्मूलेशन उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। दूसरा जो पॉइंट होगा वो फॉर्मूलेशन ही होता है। और उस फॉर्मूलेशन, देखिए फॉर्मूलेशन और कैलकुलेशन को स्टूडेंट जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उन्हें भी वो इंटरमिक्स कर देते हैं। एक्चुअली फॉर्मूलेशन जो है वो अपने नाम से ही शो होता है कि उसमें फार्मूला का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जांपल, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी फार्मूला जो है वो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हो, उसमें कैलकुलेशन के लिए जो आपने ए और बी की वैल्यू को ऐड करना होता है और फिर उसे कैलकुलेट करना होता है। तो वो उसके बाद जो है वो आप कैलकुलेशन में उन चीज़ों को लेके आते हो। किसी भी मेथड को जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो देयर इज़ अ प्लेथरा ऑफ द फार्मूलाज ऑफ दिस मेथड। किसी भी मेथड के जो है बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, उन्हें हम फॉर्मूलेशन का नाम देते हैं। फॉर्मूलेशन में आप डायमेंशंस को अपना सेट करते हो, उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन के बाद फिर आप उनकी डायमेंशंस देते हो। देखिए, डायमेंशंस के अंदर आपका लेंथ भी आ सकता है, विड्थ भी आ सकता है, ब्रेड्थ भी आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डायमेंशंस जो होंगी वो मॉडल के मुताबिक जो है वो ली जाती हैं। 5वें नंबर पे आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो ही आपके पूरे थीसिस का ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट जो आप बताते हो कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑप्टिमाइज करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एक टॉपिक यूज़ किया, उस टॉपिक को मैंने बताया कि मैं इसके इन कंपोनेंट्स को जो है वो इन्हेंस करना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। तो देखिए, ऑप्टिमाइज के लिए जो है वो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका कोई भी हो सकता है, बैंडविड्थ हो सकता है, आपकी कोई डायमेंशन हो सकती है, आपकी कोई लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, कुछ भी आप जो कि ऑप्टिमाइज करने वाले होते हो। कोई मटेरियल हो सकता है, नैनो पार्टिकल हो सकता है। जिस भी ऑब्जेक्ट को थीसिस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहोगे, जिसके ऊपर आप मेन काम करने वाले होते हो। उसके बाद फिर आप मटेरियल का जिक्र करते हो चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप मटेरियल कौन कौन से यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली किस मटेरियल के ऊपर आपकी वर्किंग चल रही है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक थीसिस में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लेते हो, फॉर एग्जांपल सिंपल सा एंटीना, तो उसमें आप HFSS, IEEE, तो कोई भी आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हो। उस सॉफ्टवेयर में टोटली आप डिज़ाइनिंग बता रहे होते हो। आप उन्हें कंपोनेंट को सेट कर रहे होते हो, उन्हें डिज़ाइन कर रहे होते हो, उन्हें फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो इसके अंदर। उसके बाद फिर आ जाता है टेक्निक्स और मेथड्स। आप टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर रहे हो। देखिए, टेक्निक्स हमेशा जो है वो रिलेट करती है आप ही के मेथड्स के, जो थीसिस में जो आप मॉडल्स को यूज़ कर रहे होते हो उनकी टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है, मैं कहता हूँ कि मैं इसे फीड करवाना चाहता हूँ
इसे इनपुट देना चाहता हूँ, इससे मैक्सिमम आउटपुट लेना चाह रहा हूँ, मुझे इसकी फीडिंग करवानी है, तो वो टेक्निक्स में के अंदर आ जाएगा। और मेथड्स जो होंगे वो अलग से होंगे कि आप जो है उन्हें कौन से मेथड्स को जनरलाइज करके उनके ऊपर अप्लाई करके और फाइनली रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे होते हो। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 4 ही को जो है वो इंटरमिक्स किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से। चैप्टर नंबर 3 जो है वो रिजल्ट मेथडोलॉजी है और चैप्टर नंबर 4 रिजल्ट डिस्कशन है। तो डिस्कशन के अंदर जो है वो आप मटेरियल चैप्टर नंबर 3 का इन्वॉल्व कर रहे होते हो। अब मैंने आपको जो कंपोनेंट बताए हैं, प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज कंपोनेंट फॉर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है, जितना भी फॉर्मुलेशन कैलकुलेशन आप चैप्टर नंबर 3 में करते हो वो चैप्टर नंबर 4 में आप उन्हें फाइनलाइज रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। देखिए जब आप रिप्रेजेंट करते हो कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया और आपका ये रिजल्ट निकला, अब वो रिजल्ट जो आपका निकला है वो किसी से बेटर है। आप कोई भी मेथडोलॉजी यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, PSO यूज़ करता हूँ, उसके बाद जो है मैं कोई भी और मेथड्स यूज़ करता हूँ। मैं बताता हूँ सिमुलेटेड एलियनिंग के ज़रिए से ये मेरा जो है वो रिज़ल्ट आए हैं और PSO के ज़रिए से जो है वो पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए से मेरे ये रिज़ल्ट आए हैं। मैं वैसे ही आपको फॉर एग्जांपल ये जो है वो मेथड्स के नाम बता रहा हूँ, तो उनमें आप कंपेयर कर रहे होते हो, ये बेटर है और ये बेटर नहीं है। तो उसमें आप रिज़ल्ट को डिस्कस कर रहे होते हो कि ये रिज़ल्ट निकला ऐसे कैलकुलेट होकर और ये इतना ऑप्टिमाइज़ कर चुका है या इसे इतना ऑप्टिमाइज़ इस रेशो पे ये पहुंच चुका है, ये किसी से बेटर है या बेटर नहीं है। जिसे बेटर है उसका आप डिस्कस कर दोगे और जिसे बेटर नहीं है उसको भी आप डिस्कस करोगे। इसमें तमाम जो है आपके, अब मैं बताता हूँ कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सबसे पहले आप रिजल्टिंग ग्राफ्स, रिजल्टिंग टेबल्स, कंपैरिजन, फॉर्मुलेटिंग इमेजेस, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 में जो है तमाम तर टॉपिक्स के इन 4 ही जो है पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्कस करते हो। आपके ग्राफ्स क्या हैं सब वो आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ से वैल्यू यहाँ पहुँची, उसके बाद जो है वो कम्प्लीटली तौर पे जो है वो फाइनलाइज यहाँ पर हो गई है। इसमें से जो है वो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, उसके बाद किस तरह से उसने जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, उनको आप डिस्कस करते हो। टेबल्स के अंदर आप बताते हो कि हमने ये वैल्यू पुट की, ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट निकला, ये इनपुट दिया तो मज़ीद ये आउटपुट निकला। कंपैरिजन में आप बता रहे होते हो उसी टेबल की वैल्यूज़ को, इसके ऊपर ये वैल्यू निकली तो इसके ऊपर ये वैल्यू निकली, ये इनपुट ये था तो ये आउटपुट हमारे पास ये निकला। फॉर्मुलेटिंग इमेजेस, फाइनली जो है वो आप जो डिज़ाइन कर रहे होते हो उस डिज़ाइनिंग के मुताबिक कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, कोई भी आपका डिवाइस है, वो आप इमेज के ज़रिए से रिप्रेजेंट करवाते हो कि मैंने ये सब कुछ किया और ये चीज़ बन के सामने आई। ये आपकी इमेजेस होती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 5 देखिए कंक्लूजन होता है, ये नतीजा होता है, ये कंक्लूजन होता है। इसमें बताते हैं आप कि आपने ये टेक्निक यूज़ की, इस टेक्निक से इस रेशो के ऊपर आपके पास ये जो है आंसर आए और ये आंसर जो है देखिए आप किसी भी थीसिस के कंपोनेंट को उठाते हो तो उस कंपोनेंट पे अप्लाई होने वाले बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपने एक मेथड को यूज़ किया होता है, फॉर एग्जांपल 2 मेथड्स को यूज़ किया होता है, फिर आप उसे बताते हो कंक्लूजन के अंदर कि ये सब कुछ इनपुट्स मैंने दिया, ये आउटपुट निकला, ये जो टेक्निक है ये मेरी बाकियों से बेटर निकली रेशो में, आउटपुट में, या फिर बाकियों से बेटर जो है वो नहीं निकली। देखिए ये कोई जो है नेसेसरी नहीं है कि आपने जो टेक्निक यूज़ की वो ऑब्वियसली जो है सबसे बेटर होगी, नहीं, आप उन्हें बताओगे कि देखिए ये टेक्निक ये रिजल्ट दे रही है। एक्चुअली बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप बताओगे कि इस टेक्निक ने आपको ये आंसर दिया है, तो अगर अच्छा दिया है तो बाकियों को भी यूज़ करना चाहिए, अगर उसने अच्छा नहीं दिया तो फिर बाकियों को आप बताते हो कि ये अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है, ये मेथड यूज़ होता है लेकिन ये बाकियों से बेटर नहीं है। तो आप जो है उसके कम्प्लीटली तौर पे जो रेशियो निकली होती है एक्चुअल, उसे ही आप डिस्कस करते हो, उसे ही कंक्लूजन में आप लिखते हो। ये चैप्टर नंबर 5 आपका हो गया है। उसके बाद मैं हल्की सी रोशनी डालता हूँ रेफरेंसेस के ऊपर। जो आप रेफरेंसेस ऐड करते हो, देखिए रेफरेंसेस जो होता है ये थीसिस को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ से आप लोगों ने मटेरियल को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल
मैंने एक जो है वो एंटीना की डेफिनेशन लिखी कि डेफिनेशन के बाद मैंने एक लाइन में डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने रेफरेंस दे दिया कि एक्चुअली आपको अगर मज़ीद इसके बारे में और पढ़ना है तो आप इस रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसका पूरा पेपर खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको मज़ीद पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी डेफिनेशन के ऊपर कोई इतराज़ है तो आप जाइए और इस रेफरेंस के ऊपर जो है क्लिक कीजिए और आप देखिए कि ये पेपर पब्लिश हो चुका है और एक जर्नल में, एक वेब में, IEEE वेब में, लाइक दैट जिस भी वेब में जो है वो शाया हो चुका है, तो ये अथेंटिक है। तो मेरी जो डेफिनेशन या मैंने कोई बात लिखी है तो वो रद्द नहीं हो सकती। ये मैं उसका रेफरेंस देता हूँ, इसका मैं हवाला जात देता हूँ। तो जितना भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे होते हो तो आप उसके रेफरेंसेस दीजिएगा, मैक्सिमम रेफरेंसेस दीजिएगा आप, ताकि आपका जो है कंप्लीटली तौर पे जो है वो हर एक एक लाइन परफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो और बता रही हो कि आपकी कोई भी जो लाइन आपने अपनी तरफ से ऐड नहीं की है या फिर वो जो है वो अनकरेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बारे में और कोई कुछ जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है मज़ीद, तो वो मज़ीद वहाँ से पढ़ सकता है। तो ये आपका जो है वो थीसिस ऐसे कंप्लीट होता है। तो मुझे तवक्को है कि आप लोगों ने जो है वो इसे बातों को पिक किया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई जो है सवाल पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए मुझसे थीसिस के बारे में, थीसिस मटेरियल के बारे में, कहाँ से मटेरियल उठाना चाहिए, कहाँ से अथेंटिक होता है, थीसिस को कैसे शुरू करें, कहाँ पर उसे लिखा जाए और फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, तो कुछ भी आप अगर मुझसे मतलब पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अभी तक के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन ईजीली बी अपडेटेड। आगे मज़ीद मैं वीडियोज़ ऐसी बनाता रहूँगा। थीसिस, साइनॉप्सिस, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, थीसिस को सबमिट कैसे करवाया जाता है, वाइवा कैसे होता है, और टोटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।